हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का स्टार्ट करना था सेक्शन सॉरी चैप्टर नंबर 3 से, जो कि है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी को जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बताया हुआ है। सेक्शन नंबर 18 से स्टार्ट होता है। सेक्शन नंबर 18 यहाँ पे बात करता है जनरल प्रिंसिपल जो कि फॉलो किए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। अभी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा इस एक्ट का, तो कौन कौन से जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो किए जाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फूड अथॉरिटी या कोई भी एजेंसी है, एज द केस में भी, मतलब जब जिस जोन सी होगी, मतलब जिस हिसाब से जो भी डील कर रही होंगी, जब भी इंप्लीमेंट करती हैं सेफ्टी प्रोविजन को, तो गाइडेड बाय होंगी फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, जो कि नेमली क्या होंगे। सबसे पहले है फर्स्ट में, वो हर एक तरीके से एविड और मतलब अचीव करने की कोशिश करेंगे जो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ का है, और वो यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट, जैसे कि फेयर प्रैक्टिसेस हो पाए किसी भी काइंड के फूड ट्रेड रेफरेंस, जो भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस के बारे में है, वो कैरी आउट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट को। और उसमें इंक्लूड करेंगे वो अकाउंट जो भी रिस्क का रिजल्ट आया, मतलब टेकिंग इनटू अकाउंट द रिजल्ट्स ऑफ रिस्क, जो भी रिस्क असेसमेंट किया, अदर फैक्टर किए जो भी उनके ओपिनियन में है फूड अथॉरिटी के रेलेवेंट है मैटर्स को और कंसिडरेशन में लेना चाहिए, और जो भी कंडीशन रिलेवेंट है, और ऑर्डर करेंगे वो कि वो अचीव कर पाए यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव एंड रेगुलेशन को। फिर लिखा हुआ वेयर एनी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो जब भी यहाँ पे स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस होंगे जिसके बेसिस पे यहाँ पे असेसमेंट इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस, मतलब जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे यहाँ पे जो असेसमेंट किया गया है, और जो पॉसिबिलिटी है किसी भी तरीके का हार्मफुल इफेक्ट होने की किसी भी हेल्थ पे जो कि आइडेंटिफाइड हुआ है, बट साइंटिफिक अनसर्टिनिटी परसिस्ट, मतलब उसमें कुछ ऐसा है कि मतलब कुछ हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में असेसमेंट के हिसाब से जो हमने किया था उसके हिसाब से कुछ ऐसी चीजें हमें मिली कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं हेल्थ के ऊपर, पर वो आइडेंटिफाई हुए हैं भी, बट लेकिन मतलब साइंटिफिक अनसर्टिनिटी उनके अंदर है। वो एक प्रोविजनल रिस्क है, मतलब हो भी सकते हैं नहीं हो सकते हैं, तो मैनेजमेंट मेजर्स जो भी नेसेसरी लगेंगे इंश्योर करने के लिए अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ हेल्थ प्रोटेक्शन को, वो भी अडॉप्ट किया जाएगा। और फर्दर यहाँ पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फॉर मोर कंजेक्यूटिव रिस्क असेसमेंट के लिए, मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट के लिए किया जाएगा। फिर मेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज सी shall be proportionate and no more restrictive of trade than required to achieve appropriate level of health protection। तो यहाँ पे जो भी मेजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे सेक्शन क्लॉज सी में, यहाँ पे तो वो प्रोपोर्शनेट होंगे, और किसी तरीके का ज्यादा यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव नहीं लगाया जाएगा, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएगी यहाँ पे किसी भी ट्रेड में, जैसे कि रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा जो भी अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ हेल्थ को अचीव करने के लिए इतना रिक्वायर उतना किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिगार्ड में रखा जाएगा टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी, मतलब जो टेक्निकल और इकोनॉमिकल दूरदृष्टि जो हम रखेंगे कि आगे चल के क्या हो सकता है, अदर फैक्टर्स जो कि रीजनेबल एंड प्रॉपर लगते हैं किसी मैटर्स में अंडर कंसिडरेशन, तो वो यहाँ पे होंगे, मतलब वो उनको यहाँ पे देखा जाएगा। और फिर जो भी मेजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे वो यहाँ पे रिव्यू किए जाएंगे विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम पीरियड के अंदर उनको रिव्यू किया जाएगा, डिपेंड करते हैं जो कि नेचर ऑफ रिस्क हो सकता है किसी की लाइफ और हेल्थ में, और उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड टाइप ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो भी नीड होती है क्लेरिफाई करने के लिए साइंटिफिक अनसर्टिनिटी एंड कंडक्ट को, वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट होगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो भी है उनको रिव्यू किया जाएगा रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर, जिस तरीके का वो रिस्क है हेल्थ पे जो भी आइडेंटिफाई हुआ है, और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नीड जो भी है उसको क्लेरिफाई किया जाएगा साइंटिफिक अनसर्टेनिटी को, कि वो कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट उसका हो पाए। फिर लिखा हुआ है कि इन केस वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स, जहाँ पे भी यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड्स है कि वो सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी फूड जो है उसमें यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है रिस्क फॉर ह्यूमन हेल्थ, किसी भी ह्यूमन हेल्थ का वहाँ पे रिस्क हो सकता है, जिस तरीके का वो नेचर का है उसके डिपेंड करता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द नेचर की किस तरीके का फूड है, सीरियसनेस और किस तरीके का एक्सटेंट उसमें रिस्क का है। तो फूड अथॉरिटी एंड जो कमिश्नर होगा फूड सेफ्टी का, वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेगा, इन्फॉर्म करेगा जनरल पब्लिक को उसके रिलेटेड जो भी रिस्क है हेल्थ में, और जो भी आइडेंटिफाई किए हैं फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल, जितना भी इनको
फुल एक्सटेंट तक लगता है उतना वो यहाँ पे पब्लिक को बताएगा, जो भी फूड में है, टाइप ऑफ फूड में है, और जो भी रिस्क वहाँ पे प्रेजेंट उनको लगते हैं, और जो भी मेजर्स उन्होंने टेक किए हैं यहाँ पे, अबाउट टू बी टेकन टू प्रिवेंट, या तो उन्होंने किए हैं या वो लेने वाले हैं उसको बचाने के लिए और रिड्यूस करने के लिए, उसका जो एलिमिनेट करने के लिए जो रिस्क है वो बताएंगे साथ ही साथ जो उन्होंने लिए हैं, मतलब पब्लिक को एक तरीके से इन्फॉर्मेशन देना कि ये फूड वगैरह में ये सब रिस्क है। और जब भी यहाँ पे कोई फूड ऐसा है जो फेल हो जाता है यहाँ पे कंप्लाई करने के लिए जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो भी पार्ट ऑफ बैच है, और लॉट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ फूड है, सम सेम क्लास और डिस्क्रिप्शन है, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा जब तक कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं किया जाता कि जो भी फूड है और जो बैच है, लॉट और कंसाइनमेंट है, वो फेल हो गया कंप्लाई करने में ये रिक्वायरमेंट। तो जब भी कोई फूड, मतलब जैसे आप देख रहे हैं किसी भी तरीके का फूड, ऐसे हमने किसी एक फूड का कोई पैक लिया और उसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, मतलब इनिशियली गड़बड़ लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलत है उसमें, तो कोई भी फूड हो सकता है जो फेल हुआ है यहाँ पे कंप्लाई करने के लिए सेफ्टी रिक्वायरमेंट का, और वो पार्ट है यहाँ पे किसी बैच का, मतलब यहाँ पे हमने देखा होगा लॉट नंबर, मतलब जो पूरे एक तरीके का, हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो एक तरीके का पूरा घान जो उस टाइम पीरियड में बन रहा था उसको यहाँ पे लॉट नंबर बोलेंगे। तो और जो कंसाइनमेंट है उसका फूड का सेम क्लास और डिस्क्रिप्शन का, वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो सेल्फ प्रिज्यूम, जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं किया जाता कि जो पूरा फूड का बैच और जो लॉट ऑफ कंसाइनमेंट, मतलब जो पूरा लॉट है, लॉट या जो कंसाइनमेंट है, वो पूरी तरीके से पूरा ही जो है वो फेल हो गया है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में, मतलब कंप्लाई करने में। फिर जो यहाँ पे फूड अथॉरिटी है, जब भी यहाँ पे फ्रेम कर रही है रेगुलेशन, वो स्पेसिफाई करेगी स्टैंडर्ड्स कौन कौन से जो कि टेक इनटू अकाउंट करना पड़ेंगे यहाँ पे, जो कि प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस है, कंडीशंस है कंट्री में, जिसमें इंक्लूड होता है यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट कंडीशन। तो यहाँ पे मतलब ये बता रहा है कि जब भी रेगुलेशन वगैरह बनाएंगे, जो भी कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करेंगे, तो उसको करने के पहले टेक इनटू अकाउंट, मतलब इन चीजों को देखा जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। सबसे पहले क्या है कि जो प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस वहाँ पे कंडीशन वगैरह चल रही है किसी जगह पे कंट्री में, मतलब किसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हैंडलिंग, स्टोरेज वगैरह किस तरीके से हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट होते हैं, और जो प्रोसेस वहाँ पे फॉर्मुलेट की जाती हैं, उनको भी यहाँ पे टेक इनटू अकाउंट किया जाएगा। बट अनलेस में लिखा हुआ है कि अगर ये ओपिनियन है यहाँ पे टेकिंग इनटू अकाउंट, मतलब जब भी यहाँ पे इन चीजों का ध्यान में रख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो प्रिवलेंट प्रैक्टिसेस कंडीशन, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट में, वो इतनी इफेक्टिव नहीं है और ना ही अप्रोप्रिएट है सिक्योर करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स जो भी रेगुलेशन यहाँ पे बताए बनाई है उनके लिए। और वेयर इट इज साइंटिफिक जस्टिफिकेशन, जहाँ और जहाँ यहाँ पे साइंटिफिक जस्टिफिकेशन है कि यहाँ पे ये रिजल्ट हो सकता है डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम वन डिटरमाइंड एज अप्रोप्रिएट इन द कंट्री, कि ये मतलब दूसरी तरीके के लेवल की प्रोटेक्शन है जो हमारी कंट्री के अप्रोप्रिएशन में नहीं आता। हमारी कंट्री में ऐसा डिटर्मिनेशन करना जरूरी नहीं है, तो फिर उसको नहीं लिया जाएगा कंसिडरेशन में। और डिटरमाइन किया जाएगा फूड स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एनालिसिस, तो रिस्क एनालिसिस किया जाएगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे फूड स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन किया जाएगा, एक्सेप्ट वेयर इट इज ओपिनियन, जहाँ पे भी उनका है वो ओपिनियन है उसको छोड़ के कि जो एनालिसिस है वो अप्रोप्रिएट नहीं है सरकमस्टेंसेज और नेचर ऑफ द केस के हिसाब से। जो फूड स्टैंडर्ड्स रिस्क वगैरह जो होते हैं रिस्क एनालिसिस, उनको भी किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे तब नहीं किया जाएगा जब उनका ओपिनियन ऐसा है कि अप्रोप्रिएट नहीं है सरकमस्टेंसेज के हिसाब से या नेचर ऑफ केस को देखते हुए। और यहाँ पे अंडरटेक करेंगे रिस्क असेसमेंट जो भी बेस्ड होगा यहाँ पे अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस से रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर से। तो यहाँ पे रिस्क असेसमेंट को उस तरीके से भी किया जाएगा जो कि साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है और इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर है। फिर ये इंश्योर किया जाएगा कि जो ओपन एंड ट्रांसपेरेंट पब्लिक कंसल्टेशन हो, मतलब यहाँ पे जो भी ये चीजें की जा रही हैं तो ये पब्लिक के सामने ट्रांसपेरेंट हो, मतलब पब्लिक भी यहाँ पे देख पाए, उनके सामने भी ओपन हो। तो इंश्योर किया जाएगा कि ओपन एंड ट्रांसपेरेंट पब्लिक कंसल्टेशन हो, डायरेक्टली या थ्रू रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, या तो डायरेक्टली पब्लिक से किया जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज के थ्रू किया जाएगा, और उसमें इंक्लूड होता है ऑल लेवल ऑफ पंचायत, सारे लेवल ऑफ पंचायत आ जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी आ सकता है, इवेल्यूशन करते टाइम भी आ सकता है, रिवीजन ऑफ रेगुलेशन करते टाइम भी आ सकता है। केवल तब छूट दिया जाएगा एक्सेप्ट वेयर इट इज ओपिनियन, जब उनका ओपिनियन हो कि जो अर्जेंसी का मामला है, मतलब अर्जेंट
जरूरी है, अर्जेंट अर्जेंट यहाँ पे जरूरत है यहाँ पे किसी फूड सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ के लिए, तो वो अमेंड कर सकते हैं रेगुलेशन को उस केस में जहाँ कंसल्टेशन डिस्पेंस की जा सकती है, मतलब तो अगर अर्जेंट मामला है तो उसको कंसल्टेशन करने का जो वो है वो डिस्पेंस भी किया जा सकता है, मतलब छोड़ भी दिया जा सकता है। फिर उसका प्रोवाइडेड दैट सच रेगुलेशन शैल बी इनफोर्स नॉट मोर देन 6 मंथ, तो जो भी यहाँ पे रेगुलेशंस वगैरह हैं वो 6 मंथ से ज्यादा इन्फोर्स में नहीं रहेंगे, मतलब 6 महीने से ज्यादा लागू नहीं रहेंगी। फिर एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर shall provide on the basis for consumers to make informed choices in relation to food they consume। तो यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा कि सारा इंटरेस्ट दिया जाएगा यहाँ पे ऑफ कंज्यूमर्स को, जो कि जो प्रोवाइड करेगा बेसिस फॉर कंज्यूमर को कि वो इन्फॉर्म कर पाए, मतलब यहाँ पे सारी प्रोटेक्शन और इंटरेस्ट जो होगा वो कंज्यूमर का यहाँ पे देखा जाएगा, इंश्योर किया जाएगा सारी तरीके का प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट कंज्यूमर का, जिससे उनको प्रोवाइड किया जाए कंज्यूमर्स को कि वो अपनी खुद की चॉइस कर पाए कि किस तरीके का फूड वो यहाँ पे कंज्यूम करना चाहते हैं। अब इंश्योर किया जाएगा प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडुलेंट और डिसेप्टिव अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विच में मिसलीड और हार्म कंज्यूमर। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा प्रोटेक्शन किस किस तरीके, सबसे पहले फ्रॉडुलेंट और डिसेप्टिव या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को यहाँ पे पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे रोकने की कोशिश की जाएगी, प्रिवेंशन करने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे फ्रॉडुलेंट डिसेप्टिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं हो जो कि मिसलीड और हार्म कर दे किसी कंज्यूमर को, और अनसेफ और कंटेमिनेटेड सबस्टैंडर्ड फूड भी यहाँ पे नहीं बेचा जाए। तो ये अनसेफ फूड तो आपको पता ही होगा, और कंटेमिनेटेड मतलब वही जो हार्मफुल है अगर पर ईटिंग पर्पज के लिए, क्योंकि उसमें किसी भी तरीके का मतलब किसी तरीके का उसमें कुछ खराबी है उसके अंदर, एक तरीके से फंगस हो गया, कुछ हो गया, और सब स्टैंडर्ड फूड है यहाँ, मतलब जो स्टैंडर्ड फूड नहीं है। सब स्टैंडर्ड फूड हमने देखा था कि जो स्टैंडर्ड फूड है उससे कम होता है, मतलब उससे खराब होता है, लेकिन अनसेफ फूड नहीं होता, तो वो भी यहाँ पे नहीं दिया जाए किसी को भी, ये सब बोलना चाहता है। फिर जो प्रोविजन है इस एक्ट के वो अप्लाई नहीं होंगे फार्मर्स और फिशरमैन और फार्मिंग ऑपरेशंस जो क्रॉप और लाइफ स्टॉक और एक्वाकल्चर और सप्लाई जो भी यूज होती है, प्रोड्यूस होती है किसी भी फार्मिंग और प्रोडक्ट्स ऑफ क्रॉप जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं फार्मर के द्वारा एट फार्म लेवल पे, और फार्मर फिशरमैन के द्वारा उसके अपने काम में। तो यहाँ पे ये प्रोविजन किस किस के ऊपर नहीं अप्लाई होते, किसी फार्मर या फिशरमैन पे जो कि फार्मिंग ऑपरेशन कर रहा है या क्रॉप और लाइफ स्टॉक या एग्रीकल्चर वगैरह कर रहा है, और सप्लाई जो कर रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है केवल फार्म में, और प्रोडक्ट्स जो है वो क्रॉप वगैरह का प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस किया गया फार्मर के द्वारा फार्म लेवल पे, या फिशरमैन जो अपने ऑपरेशन में करता है, उन दोनों की बड़ी चीजें एप्लीकेबल नहीं होती, मतलब सिंपल सी बात है। अब इसी वीडियो में हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4 जो है जनरल प्रोविजन एज टू आर्टिकल्स ऑफ फूड। तो फूड आर्टिकल्स के कुछ जनरल प्रोविजंस यहाँ पे बताए हुए हैं। तो सेक्शन नंबर 19 यहाँ पे बताता है यूज ऑफ फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एड। तो यहाँ पे कोई भी तरीके का नो आर्टिकल ऑफ फूड, किसी भी तरीके का जो फूड आर्टिकल है उसमें यहाँ पे किसी भी तरीके का कंटेंट नहीं होना चाहिए एनी फूड एडिटिव को भी यहाँ पे उसके अंदर नहीं होना चाहिए, और प्रोसेसिंग एड भी नहीं होना चाहिए अनलेस इट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, जब तक कि इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो नहीं होगा और रेगुलेशन जो भी यहाँ पे बनाए गए हैं उनके अंडर नहीं होगा। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि फूड एडिटिव का मतलब तो अपन लोगों ने डेफिनेशन में देखा है। फिर प्रोसेसिंग एड क्या होता है, तो प्रोसेसिंग एड मतलब होता है कि किसी भी तरीके का सब्सटेंस या मटेरियल जो कि यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता उसमें एपरेटस और यूटेंसिल्स को छोड़ के, एपरेटस एंड यूनिट यूटेंसिल्स को यहाँ पे छोड़ के मतलब उनको एक्सक्लूड कर दिया है, कि नॉट इंक्लूड लिखा मतलब एक्सक्लूड कर दिया है। एंड नॉट कंज्यूम्ड एज अ फूड इंग्रेडिएंट बाय इटसेल्फ, जिनको यहाँ पे फूड इंग्रेडिएंट के थ्रू खाया नहीं जा सकता अकेले ही, मतलब एज अ फूड इंग्रेडिएंट उनको कंज्यूम नहीं किया जा सकता, और वो यूज होते हैं किसी भी प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल में, या तो उनको रॉ मटेरियल में इस्तेमाल किया जाता है या फूड में या किसी इंग्रेडिएंट में, और जो कि फुलफिल कर पाए यहाँ पे सर्टेन टेक्नोलॉजिकल पर्पस
ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग वगैरह में, एंड विच में रिजल्ट इन नॉन इंटेंशनल बट अनअवॉइडेबल प्रेजेंस ऑफ रेसिड्यू, जो किस तरीके की चीज होगी कि जो ट्रीटमेंट जो है या प्रोसेसिंग है, उसके बाद यहाँ पे नॉन इंटेंशनल, मतलब जो हम ऐसा नहीं चाहते कि जानबूझ के ये रह जाए उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे कुछ अनअवॉइडेबल प्रेजेंस, मतलब उनकी प्रेजेंस बच ही जाती है, रेसाइड रेसिड्यूज हो ही जाती है वहां पे डेरिवेटिव फाइनल प्रोडक्ट में। मतलब सिंपल सी बात में यहाँ बता रहा है कि यहाँ पे प्रोसेसिंग एड मतलब कोई चीज ऐसी है जिसको हम यहाँ पे मिलाते हैं रॉ मटेरियल में या फूड में और उसकी इंग्रेडिएंट्स में, और या फिर किसी टेक्नोलॉजिकल पर्पस के लिए, जिससे प्रोसेसिंग वगैरह की जाए उस प्रोडक्ट की, जिसको हम यहाँ पे नॉन इंटेंशनल है, मतलब यहाँ पे जानबूझ के हम उसके अंदर नहीं छोड़ते पर लेकिन कुछ अनअवॉइडेबल प्रेजेंस उसकी रह जाती है जो फाइनल प्रोडक्ट में रहती है और जो खाने लायक नहीं होती, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, सिंपल सी बात है। अब सेक्शन नंबर 20 है कंटेमिनेंट्स नेचुरली ऑकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैवी मेटल्स एक्सेट्रा। तो कंटेमिनेंट्स मतलब कुछ ऐसा खराब चीज जो फंगस वगैरह जो एक तरीके से सड़ा देता है, खराब कर देता है फूड को, जो कि नेचुरली ऑकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब जो खुद नेचुरली ऑकर हो जाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस हो जाते हैं लेकिन वो, या हैवी मेटल्स एक्सेट्रा होते हैं। तो नो आर्टिकल ऑफ फूड, तो कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड जो है उसको यहाँ पे किसी भी तरीके कंटेमिनेंट या नेचुरली ऑकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस या टॉक्सिक टॉक्सिन्स जो होते हैं, हार्मोन और हैवी मेटल यहाँ पे नहीं होना चाहिए इन एक्सेस ऑफ सच क्वांटिटीज एज में बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। तो जैसा कि क्वांटिटीज में यहाँ पे स्पेसिफाई किया होगा रेगुलेशन में, उनसे ज्यादा यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए उस फूड के अंदर। तो मतलब जैसे हमने देखा कि बहुत सारी चीजें कंटेमिनेंट्स वगैरह, मतलब फंगस वगैरह हो गया या कुछ भी चीज ऐसी हो गई जो फूड को खराब कर देती हैं, जो नेचुरली ऑकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस से कुछ चीजें हैं कि उनको रख दो तो वो अपने आप खराब होना चालू हो जाती हैं। जैसे हमने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि वो अपने आप ही अपना जहर जैसी हो जाती हैं, तो उनको मतलब वो, जैसे हम अचार का एग्जांपल ले तो बहुत टाइम तक अचार अगर रख जाए तो रख देते हैं तो उसके अंदर वो जो चम्मच है अगर स्टील की वो भी गलने लगती है। तो वो क्या हुआ, नेचुरली ऑकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंस है या हैवी मेटल्स, मतलब जैसा है कि जिंक वगैरह जो है वो किसी, जिंक वगैरह जो है हमारे उसके लिए तो अच्छा होता है हेल्थ के लिए, लेकिन उसको एक लिमिट में यूज करा जाना चाहिए। अगर उस ज्यादा लिमिट से होगा, मतलब जितना लिमिट यहाँ पे बताई गई है, तो वो क्या होगा, एक्सेस इन सच क्वांटिटी हो जाएगा जैसा कि स्पेसिफाइड है रेगुलेशन में, क्योंकि वो हेल्थ के लिए फिर हार्मफुल हो जाएगा। इसलिए वो यहाँ पे इन सब चीजों को बताया हुआ है कि वो चीजें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मतलब उनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए जो क्वांटिटी यहाँ पे दिया गई है, स्पेसिफाई किया गया है रेगुलेशन में, उनसे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। अब है सेक्शन नंबर 21 जो है पेस्टिसाइड, वेटरिनरी वेटरिनरी मतलब और ड्रग्स रेसिड्यूज और एंटीबायोटिक रेसिड्यूज और माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट जो होते हैं। तो किसी भी फूड आर्टिकल्स में यहाँ पे किसी भी तरीके का ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए। देखो, नो आर्टिकल ऑफ फूड शैल कंटेन, तो किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड में यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स नहीं होना चाहिए, ना ही उनके रेसिड्यूज होना चाहिए, मतलब जो उनके कण हैं जो बच गए, मतलब जैसे खेती करने के बाद जैसे वो पेस्टिसाइड्स तो खत्म हो गया लेकिन उसके कुछ कण अभी भी उस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं, जो अगर कोई पर्सन खाएगा तो उसके अफेक्ट करेंगे हेल्थ को। और वेटरिनरी ड्रग रेसिड्यूज नहीं होना चाहिए, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज नहीं होना चाहिए उसके अंदर, मतलब रेसिड्यूज मतलब उसके बचे हुए, और सॉल्वेंट रेसिड्यूज मतलब जो भी चीज है उनके रेसिड्यूज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर फार्मोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस भी नहीं होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट्स भी नहीं होना चाहिए इन एक्सेस ऑफ सच टॉलरेंस लिमिट, जितना उनको टॉलरेट किया जा सकता है उससे ज्यादा लिमिट में वो नहीं होना चाहिए, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन, जैसा कि रेगुलेशन में यहाँ पे स्पेसिफाइड किया हो उनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर जो भी इंसेक्टिसाइड यहाँ पे यूज होते हैं डायरेक्टली किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड में, मतलब कोई मतलब नो इंसेक्टिसाइड शैल बी यूज डायरेक्टली ऑन आर्टिकल ऑफ फूड, तो किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड में इंसेक्टिसाइड डायरेक्टली यूज नहीं होना चाहिए। मतलब इंसेक्टिसाइड क्यों डाले जाते हैं, जब हम किसी चीज को ग्रो करते हैं, जैसे टमाटर को ग्रो करा जा रहा है या वाटरमेलन, किसी भी चीज को ग्रो किया जाता है तो उसमें कुछ इंसेक्टिसाइड्स का होता है कि खराब हो सकते हैं वो पौधे, प्लांट, फल, सब्जी जो भी है, तो उसमें कुछ इंसेक्टिसाइड्स को डाला जाता है। तो उनका कहीं भी डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली यूज होगा तो फिर पर्सन वो कंज्यूम करेगा, सपोज करिए किसी टमाटर के अंदर वो चीज मिली हुई है और अगर उसको किसी पर्सन ने खा लिया तो वो उसकी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए।
एक्सेप्ट जो कि फ्यूमिगेंट्स है, फ्यूमिगेंट जो कि रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड हुए हैं अंडर इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 में, उनका यूज बस किया जा सकता है। एक्सेप्ट मतलब इनको इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है फ्यूमिगेंट्स को। फ्यूमिगेंट्स क्या होता है? तो फ्यूमिगेंट्स होता है यहाँ पे, एक मिनट, फ्यूमिगेंट्स एक तरीके का केमिकल होता है जो एक तरीके की गैस को प्रोड्यूस करता है और यूज होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। तो यहाँ पे मतलब एक गैस तरीके का केमिकल हम डालते हैं ऊपर ऊपर से, और वो उसको डिसइंफेक्ट कर देता है। तो वो रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड जो है इंसेक्टिसाइड एक्ट का, उसको यहाँ पे यूज किया जा सकता है। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पस के लिए जो पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू है उसका मीन्स होता है कोई भी स्पेसिफाइड सब्सटेंस इन फूड जो कि रिजल्ट होता है फ्रॉम द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो कि किसी पेस्टिसाइड से यूज करने में होता है, रिजल्ट होता है। मतलब यहाँ पे पेस्टिसाइड रेसिड्यू का मतलब बताया हुआ है क्योंकि सब्सटेंस फूड में रिजल्ट होता है जो कि पेस्टिसाइड यूज करने के कारण होता है, और उसमें इंक्लूड होता है किसी भी तरीके का डेरिवेटिव ऑफ पेस्टिसाइड, मतलब पेस्टिसाइड का किसी भी तरीके का डेरिवेटिव होगा या सच कन्वर्जन प्रोडक्ट, जो भी कन्वर्जन प्रोडक्ट होगा उसमें कुछ भी तरीके का मेटाबॉलिटीज होती है, रिएक्शन होता है प्रोडक्ट में मतलब, और इम्प्योरिटीज होती है, मतलब इम्प्योरिटीज आ जाती हैं और वो कंसीडर्ड की जाती है टॉक्सियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब हमारी हेल्थ के लिए वो टॉक्सिन तरीके की सिग्निफिकेंस रखता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और उसमें ऑल्सो इंक्लूड होता है रेसिड्यूज कमिंग इनटू फूड फ्रॉम एनवायरनमेंट। फूड में भी अगर एनवायरनमेंट के थ्रू भी अगर यहाँ पे कोई फूड में ये आ जाते हैं, मतलब किसी भी तरीके का रेसिड्यू जो आ जाते हैं एनवायरनमेंट से, वो भी यहाँ पे ट्रीट होते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू में। फिर रेसिड्यू ऑफ वेटरिनरी ड्रग्स जो है उसको क्या होता है? तो वेटरिनरी जो होता है ड्रग्स, उसमें क्या क्या आता है? तो उसमें इंक्लूड होता है पेरेंट कम जो पेरेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि उनके मेटाबॉलिटीज जो भी होते हैं, और किसी भी तरीके का एडिबल पोर्शन होता है किसी एनिमल का और एनिमल प्रोडक्ट का, और उसमें इंक्लूड होता है रेसिड्यूज जो भी एसोसिएट होते हैं इम्प्योरिटीज के, और वेटनरी ड्रग कंसर्न। तो वेटनरी ड्रग कंसर्न जो भी चीजें होती हैं, मतलब इसमें आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कुछ भी मेटाबॉलिटीज होती हैं जो कि एडिबल पोर्शन या कुछ और भी पोर्शन रेसिड्यू है एसोसिएटेड है, कुछ इम्प्योरिटीज हैं, तो वो इस सब चीजों में आ जाती है। अब एक एक वर्ड का मीनिंग तो क्या है यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा समझना करना, तो मैं यहाँ पे जनरल मतलब इस तरीके से मैंने आपको जितना आप समझ सकते हैं मैं समझा सकता हूँ, उस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको डील किया है। अब सेक्शन नंबर 22 है यहाँ पे, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो होता है, ऑर्गेनिक फूड होता है, फंक्शनल फूड और प्रोप्राइटरी फूड एक्सेट्रा जो होते हैं यहाँ पे। तो मतलब हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी है कि जैसे पहले के जमाने में यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगा के यहाँ पे फूड वगैरह को जल्दी प्रोड्यूस नहीं किया जाता था। आजकल कैसा है कि ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग तो होती ही नहीं है। आजकल बहुत सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के साथ साथ यहाँ पे फास्ट ग्रोइंग के लिए बहुत सारे हार्मोन और फंक्शनल फूड और बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलाई जाती हैं। जैसे बहुत सारी चीजें देखते हैं कि कभी कभी इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं लौकी वगैरह को उगाने के लिए, टमाटर को लगा उगाने के लिए, उगाने के साथ साथ उनको लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या होता है कि रिजल्ट हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो उन सब चीजों के ऊपर भी एक तरीके से ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है ये सेक्शन। तो उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ऑर्गेनिक फूड, फंक्शनल फूड या प्रोप्राइटरी फूड्स, मतलब एक्सेट्रा जो होते हैं। तो सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, जब तक कि अदरवाइज प्रोवाइड नहीं किया हो इस एक्ट में या रेगुलेशन जो भी मेड की गई है यहाँ पे, तो नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर, यहाँ पे कोई पर्सन ना ही मैन्युफैक्चर कर पाएगा, ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, ना ही सेल कर पाएगा, ना ही इम्पोर्ट कर पाएगा किसी भी नॉवल फूड को। मतलब यहाँ पे ना ही वो मैन्युफैक्चर सेल डिस्ट्रीब्यूट सेल वगैरह कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना ही इम्पोर्ट कर पाएगा, मतलब कहीं से मंगा पाएगा नॉवल फूड को जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, आर्टिकल ऑफ फूड, और जो भी इरेडिएटेड फूड है। ऑर्गेनिक फूड है फूड जो कि स्पेशली डाइटरी यूजेस के लिए है, मतलब स्पेशल डाइटरी यूज के लिए यूज होने वाला है। फंक्शनल फूड है या फिर न्यूट्रिटिकल्स है, मतलब न्यूट्रिकल एक मिनट न्यूट्रिकेटिकल्स जो है न्यूट्रिकेटिकल्स जो भी है, मतलब यहाँ पे हेल्थ सप्लीमेंट है, प्रोप्राइटरी फूड है,
तो सच अदर फूड आर्टिकल जो है जिसको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है इस बिहाफ में। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन के पर्पस के लिए यहाँ पे जो फूड और स्पेशली डाइटरी यूज जो बताया हुआ है, फंक्शनल फूड बताया हुआ है, या न्यूट्रिक्यूटिकल्स बताया हुआ है, या हेल्थ हेल्थ सप्लीमेंट जो बताए हैं उसमें क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे जो फूड जो कि स्पेशली प्रोसेस किया गया है, फॉर्मुलेट किया हुआ है स्पेसिफाई करने के लिए पर्टिकुलर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को। और इसमें होता है किसी तरीके का पर्टिकुलर फिजिकल या साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, और इसमें स्पेसिफिक डिसीज होता है या डिसऑर्डर होता है जो कि प्रेजेंट विच आर प्रेजेंटेड एज सच, जो उसमें प्रेजेंट हो सकता होता है मतलब जनरली। और उसका कंपोजिशन जो है उस फूड स्टफ का वो डिफर होता है सिग्निफिकली फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी फूड और जो कंपेरेबल नेचर के फूड्स हैं। इफ ऑर्डिनरी फूड्स एग्जिस्ट एंड इट में कंटेन मोर एंड मोर फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स नेमली। तो मतलब यहाँ पे फूड सप्लीमेंट का मीनिंग बता रहा है कि फूड सप्लीमेंट यहाँ पे मतलब जो सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर फूड डाइटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए कुछ अलग से फूड नहीं बनाए जाते। जैसे सपोज करें किसी के ऊपर किसी पर्सन के अंदर कुछ विटामिन की कमी है, तो कुछ विटामिन जो रहते हैं किसी फ्रूट में, कुछ वेजिटेबल्स में होते हैं, कुछ यहाँ पे मिल्क वगैरह में होते हैं, वो कोई पर्सन कंज्यूम नहीं करता, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब सॉरी स्पेशल डाइटरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो वो डाइटरी प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे नहीं यूज किए जा सकते अगर उसमें किसी भी तरीके का फिजिकल या साइकोलॉजिकल कुछ कंडीशन ऐसी स्पेसिफिक डिसीज होने की या डिसऑर्डर होने की, जिसका कंपोजिशन इस तरीके का है कि जो डिफर होता है, जो कि साइंटिफिकली कंपोजिशन जो ऑर्डिनरी फूड है जो उसके कंपेरेबल नेचर के हैं उनसे अलग है। तो सच ऑर्डिनरी फूड जो एग्जिस्ट होता है, मतलब जो भी, जैसे किसी को विटामिन सी की कमी है तो किसी पर्टिकुलर फूड से फूड को कंज्यूम करने से खत्म हो सकती है, फिर भी कोई पर्टिकुलर इस तरीके का फूड बनाया जा रहा है और उसमें इस तरीके के हार्मफुल चीजें हो सकती हैं, तो उनके बारे में बता रहा है। और कौन कौन से इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, जैसे प्लांट और बोटेनिकल्स या फिर उनके जो भी पार्ट्स हैं, और किसी भी तरीके का फॉर्म ऑफ पाउडर कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट होता है, जो भी किसी वाटर या फिर इथल अल्कोहल या फिर हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट हो सकता है, सिंगल या उनका कॉम्बिनेशन, या फिर कोई भी तरीके का मिनरल्स और विटामिन प्रोटीन और मेटल्स ऑफ देयर कंपाउंड और अमीनो एसिड जो भी हैं इन अमाउंट्स नॉट एक्सीडिंग रिकमेंडेड डेयरी अलाउंस फॉर इंडियंस। तो जो भी किसी तरीके का मिनरल्स विटामिन और प्रोटीन है और उनके कंपाउंड या उनका कोई अमीनो एसिड्स वगैरह है जो यहाँ पे एक्सीड होता है उस अमाउंट से, जो कि रेकमेंड किया जाता है डेली अलाउंस फॉर इंडियंस के लिए। मतलब हर जगह का क्या है कि एटमॉस्फेयर और क्या कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स डिफरेंट होता है हर कंट्री का, और वहाँ के कंट्रीज के जो पर्सन है वो भी डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके के काइंड ऑफ वर्क होते हैं। तो हर जगह के लिए अलग अलग फूड प्रिस्क्राइब होता है कि जैसे कोई इंडिया में ये प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकता है क्योंकि अगर वो फार्मर है, उसकी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, तो वो इतनी चीजों को क्या है इजीली कंज्यूम करके कर सकता है, और उसको वो फिर क्या कहते हैं एक तरीके से वो पचा सकता है। और अगर कोई दूसरी सराउंडिंग का पर्सन होगा किसी दूसरी कंट्री के लिए, तो उसको डिफरेंट फूड सूटेबल होगा। तो जो हमारे इंडिया में जो फूड है, अगर उससे ज्यादा किसी भी तरीके के यहाँ पे मिनरल्स और विटामिन किसी प्रोडक्ट में जो पड़े हुए हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे एक्सीड हो जाते हैं हमारे डेली अलाउंस जो भी है इंडियंस की बॉडी के लिए सुटेबल है, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। और जो भी एंजाइम्स हैं जो कि विद इन परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं और सब्सटेंस हो जाते हैं किसी भी एनिमल ओरिजिन के, तो उनके बारे में बताया हुआ है। फिर कोई भी डाइटरी सब्सटेंस है जो भी यूज होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग को सप्लीमेंट करने के लिए, डाइट जो भी इंक्रीज होता है टोटल डाइटरी इनटेक, मतलब यहाँ पे कोई डाइटरी सब्सटेंस जो भी यूज करता है यहाँ पे ह्यूमन बीइंग सप्लीमेंट करने के लिए डाइट को, वो इंक्रीज होता है टोटल डाइटरी इनटेक, मतलब जो भी डाइटरी में वो इनटेक्स वगैरह जो मतलब एक टाइम में जितना कंज्यूम करना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है,
तो वो इन सब चीजों में आ जाता है। फिर जो फूड है यहाँ पे उसमें लेबल है कि जो फूड है वो स्पेशली डाइटरी यूज करने के लिए है या फंक्शनल फूड और न्यूट्रिटिकल्स के लिए है, और जो हेल्थ सप्लीमेंट है सिमिलर सिमिलर सच फूड का वो विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड फॉर यूज एज सच कन्वेंशनल फूड। मतलब कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि स्पेशली डाइटरी यूज के लिए बताया गया है, फंक्शनल फूड बताया गया है, और जो भी है सप्लीमेंट बताया गया है किसी का जो कि रिप्रेजेंट नहीं किया है यहाँ पे कन्वेंशनल फूड की तरह है। और जो प्रोडक्ट है वो उस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है जैसे कि पाउडर है या ग्रेन्यूल्स है, टैबलेट्स है, कैप्सूल्स है, लिक्विड है, जेली है, अदर डोसेज है, बट डज नॉट पेरेंटिकल्स एंड मीन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। और वो इन सब चीजों के लिए मतलब नहीं बना हुआ है, एक तरीके से उसको बना दिया गया है पर वो इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, एक तरीके से वो ये बताना चाहते हैं। फिर या तो वो प्रोडक्ट है जिसमें किसी भी तरीके का ड्रग तो इंक्लूड नहीं है जो कि डिफाइन किया गया क्लॉज बी, और ना ही आयुर्वेदिक, ना ही सीधा, ना ही यूनानी ड्रग वगैरह जो कि डिफाइंड है क्लॉज ए क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 3 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 19 फूड में, मतलब 1940 में, देयर अंडर। तो कुछ ऐसी तरीके का फूड है जो इन चीजों में भी नहीं आता है, और डज नॉट क्लेम टू क्योर और मिटिगेट एनी स्पेसिफिक डिजीज, और वो किसी भी तरीके का ऐसा क्लेम नहीं करता हो कि यहाँ पे किसी भी तरीके का स्पेसिफिक डिसीज डिसीज को क्योर किया जा सकता है, डिसऑर्डर या कंडीशन को, एक्सेप्ट अगर उसकी कुछ सर्टेन हेल्थ बेनिफिट हैं और जो प्रमोशनल क्लेम्स हैं तो वो परमिटेड होंगे बाय रेगुलेशन जो भी इस एक्ट में बनाई गई है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज उनको यहाँ पे मतलब ये नहीं यूज करने दिया जाएगा, मतलब सिंपल सी बात नहीं बता रहा है। और फिर उसमें, एक मिनट, तो इन सब चीजों के बारे में बता रहा है कि इन सब में अगर कोई भी ऐसी चीज वो होगी तो इन सब चीजों को यहाँ पे वो प्रोडक्ट को यूज करने नहीं दिया जाएगा, मतलब तो यहाँ पे इन सब चीजों को हमने देखा ना। अब एक दो पॉइंट और बचे थे उनको भी देख लेते हैं। तो उसमें बताया हुआ था कि अगर उसमें किसी भी तरीके का नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है जो कि डिफाइन है शेड्यूल ऑफ द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 में, और रूल्स जो भी बनाए गए हैं उसमें, वो जो सब्सटेंस लिस्ट है यहाँ पे शेड्यूल ई एंड ई वन ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 में। और जो जनरली यहाँ पे इंजीनियर्ड या मॉडिफाइड फूड है, और उसमें यहाँ पे मीन्स फूड और फूड इंग्रेडिएंट जो भी हैं जो कि कंपोज है या फिर और कंटेन होते हैं यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड और इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म में, और जो कि ऑब्टेन होते हैं थ्रू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, और फूड इंग्रेडिएंट जो भी प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम, और इसमें किसी तरीके का यहाँ पे ग्रामेटिकल मॉडिफाइड और इंजीनियर ऑर्गेनिज्म नहीं है उसमें, मतलब डज नॉट बट नॉट कंटेनिंग किसी तरीके यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड या इंजीनियर ऑर्गेनिज्म नहीं है उसके अंदर, और ऑब्टेन थ्रू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। फिर ऑर्गेनिक फूड का मतलब होता है कोई भी फूड प्रोडक्ट जो कि प्रोड्यूस किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। फिर है प्रोप्राइटरी एंड नॉवल फूड। तो यहाँ पे जो मीन्स कोई फूड आर्टिकल होता है, आर्टिकल ऑफ फूड जो कि स्टैंडर्ड जो है जिसको स्पेसिफाइड नहीं किया है लेकिन वो अनसेफ नहीं है। तो प्रोप्राइटरी और नॉवल फूड को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे ऐसा आर्टिकल फूड्स का जिसको यहाँ पे स्टैंडर्ड तो नहीं बताया गया लेकिन यहाँ पे वो अनसेफ भी नहीं बोला जा सकता, मतलब वही सब स्टैंडर्ड तरीके का ही आप समझ लीजिए, वैसा यहाँ पे बताया गया है। provided that such food does not contain any food and ingredient prohibited under this act। तो उस वाले एक्ट में मतलब उस फूड में किसी तरीके की ऐसी चीज कंटेन नहीं होना चाहिए जो फूड और इंग्रेडिएंट्स प्रोहिबिटेड है इस एक्ट के अंदर, और जो भी रेगुलेशन बनाए जाते हैं इसके अंदर। अब सेक्शन नंबर 23 है पैकिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन है वो यहाँ पे ना ही मैन्युफैक्चर कर पाएगा, ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, ना ही सेल कर पाएगा, ना ही एक्सपोज फॉर सेल कर पाएगा, और डिस्पैच कर पाएगा, डिलीवर कर पाएगा किसी भी एजेंट ब्रोकर को, मतलब
कोई पर्सन ना तो खुद मैन्युफैक्चर करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सेल करेगा, ना ही एक्सपोज फॉर सेल करेगा, ना ही डिस्पैच या डिलीवर करेगा किसी अपने एजेंट को, ब्रोकर को सेल करने के लिए किसी भी पैकेज फूड्स को जो कि यहाँ पे मार्क या लेबल्ड नहीं है, जैसा कि स्पेसिफाइड है इन रेगुलेशन में। मतलब अगर पैकेज फूड बेचना चाहता है तो उस पर्टिकुलर चीज पे यहाँ पे मार्क्ड और लेबल्ड होना चाहिए, जैसा कि स्पेसिफाई किया गया है रेगुलेशन में, अदरवाइज नहीं बेच पाएगा। प्रोवाइडेड दैट सच लेबल शैल नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट। और जो भी यहाँ पे वो लेबल होंगे उसमें किसी तरीके का ऐसा स्टेटमेंट, क्लेम, डिजाइन और डिवाइस नहीं होना चाहिए जो कि फॉल्स और मिसलीड करे यहाँ पे पर्टिकुलर कंसर्निंग फूड प्रोडक्ट को, और कंटेन करता हो यहाँ पे पैकेज, और कंटेनिंग करता हो यहाँ पे क्वांटिटी और न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो कि इम्प्लाई करती है किसी मेडिकल या थेरापेटिक क्लेम को, और रिलेशन करती है किसी प्लेस और ओरिजिन को जो फूड उस प्रोडक्ट का है। मतलब उस फूड के अंदर किसी तरीके की ऐसी चीज नहीं होना चाहिए, कोई भी तरीके का स्टेटमेंट, क्लेम, डिजाइन, डिवाइस नहीं होना चाहिए जिससे कोई पर्टिकुलर फॉल्स या मिसलीड हो जाए, मतलब उसमें कुछ गलत जानकारी दी हो या किसी को गुमराह किया जाए किसी पर्टिकुलर फूड से रिलेटेड जो कि कंटेन करता है उस पैकेज में। और कंसर्निंग जो भी क्वालिटी है कि मतलब उसको समझा जाएगा कि इसके अंदर वो क्वालिटी है या उसके अंदर वो चीज कंटेन है, वो न्यूट्रिटिव वैल्यू है जो कि किसी मेडिसिन या थेरापेटिक क्लेम की तरह काम आती है। और इन रिलेशन टू पर्टिकुलर ओरिजिन की वो उसका कुछ पर्टिकुलर ओरिजिन है जहाँ से फूड बिलोंग करता है, सेट प्रोडक्ट, ऐसा कुछ तरीके का मिसलीड नहीं किया जा सकता मतलब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसके लेवल वगैरह में, या उसके लेवल मतलब कोई भी इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट वगैरह, एडवर्टाइजमेंट नहीं मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, सॉरी। फिर उसके बाद है यहाँ पे एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो अपने आप को इंश्योर करेगा कि जो लेबलिंग है यहाँ पे वो प्रेजेंटेशन ऑफ फूड है उसका शेप और जो अपेरेंस है और पैकेज है, पैकेजिंग मटेरियल है जो यूज किया जाता है उस मैनर में जो अरेंज किया जाता है और सेट किया जाता है उस वे में जैसा एज दे वर डिस्प्ले, जैसा कि वो डिस्प्ले किया जाता है, और वो फॉर्म और वो इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल किए गए अबाउट थ्रू वॉट एवर मीडियम डज नॉट मिसलीड कंज्यूमर। तो यहाँ पे कंज्यूमर को मिसलीड नहीं करे, मतलब यहाँ पे जो बिजनेस ऑपरेटर है वो इंश्योर करेगा, बिजनेस ऑपरेटर की जवाबदारी होगी यहाँ पे फूड बिजनेस ऑपरेटर की, कि वो इंश्योर करेगा कि जो भी लेबलिंग और प्रेजेंटेशन है उस फूड की वो उसमें उसमें सही शेप, सही अपीयरेंस और पैकेज और पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जाता है, किया जाए, मतलब जिसको जिस तरीके से वो अरेंज किया जाता है, जिस तरीके से उनको सेटिंग किया जाता है कि वो डिस्प्ले किया जाए। और इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे अवेलेबल की जाती है किसी भी मीडियम से, वो किसी भी तरीके से कंज्यूमर को मिसलीड नहीं किया रहे, नहीं करी। जैसे कि हम बिस्लैरी देखते हैं तो बिस्लैरी जो बॉटल है, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बॉटल आती है, अब बिस्लैरी का बहुत सारे बिस्लैरी बहुत सारी तरीके से उसको ये क्या बोल सकते हैं कि ट्रेडमार्क को ब्रीच करके यहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसमें एक दो वर्ड को उसको यहाँ वहाँ चेंज करके बिस्लेरी बिल्सलेरी ऐसा तरीके से उसको बना देते हैं, तो वो कैसा है कि वही तरीके की पैकेजिंग, वही पैकेज मटेरियल को यूज करके थोड़ा सा चेंज करके वेल प्रैक्टिसेस करते हैं और कंज्यूमर को क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं। तो वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसकी जवाबदारी कौन किसके ऊपर होगी, तो फूड बिजनेस ऑपरेटर के ऊपर होगी कि वो इंश्योर करेगा। अब सेक्शन नंबर 24 है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोहिबिशन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, मतलब ऊपर हम यहाँ पे लेबलिंग देख रहे थे, अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का मैंने ऊपर गलती से बता दी थी, एडवर्टाइजमेंट के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो यहाँ पे नो एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट मतलब सेक्शन 24 याद रखिएगा। तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे नहीं की जाएगी किसी फूड से रिलेटेड जो कि मिसलीड करता हो, डिसीव करता हो, कॉन्ट्रीमेंट करता हो प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं इसके अंडर में। और कोई पर्सन अपने आप को यहाँ पे एंगेज नहीं करेगा खुद को किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द सेल, कि अपने सेल को वो यहाँ प्रमोट कर पाए, सप्लाई, यूज, कंजम्पशन ऑफ जो भी आर्टिकल है, और किसी भी तरीके का यहाँ पे अडॉप्ट नहीं करेगा अनफेयर और डिसेप्टिव प्रैक्टिस को। और उसमें इंक्लूड होता है इंक्लूडिंग द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एनी स्टेटमेंट, और उसमें किसी भी तरीके का यहाँ पे इंक्लूड होता है कि कोई भी तरीके का यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं करेगा, या तो ओरली या इन राइटिंग, जो कि विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, और जो कि यहाँ पे क्या करेगा फॉल्स, मतलब जो यहाँ पे क्या करता हो, मतलब इस तरीके की चीज नहीं करेगा वो, ना तो ओरली, ना ही राइटिंग में, ना ही विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, जो कि फॉल्स रिप्रेजेंट करती हूँ फूड को, उस पर्टिकुलर फूड के स्टैंडर्ड, क्वालिटी, क्वांटिटी और ग्रेड कंपोजिशन को।
या फिर वो यहाँ पे फॉल्स और मिसलीड रिप्रेजेंटेशन करती हूँ उस फूड की नीड को और यूजफुलनेस को। और वो यहाँ पे क्या करती हूँ, पब्लिक को एनी गारंटी, किसी पब्लिक को यहाँ पे कोई गारंटी दे देती हो उसकी एफिकेसी के बारे में, जो कि जिसके ऊपर वो बेस्ड है ही नहीं, ना ही उसके ऊपर कोई एजुकेटिव और साइंटिफिक जस्टिफिकेशन है, फिर भी उसको मतलब इस तरीके से बताता हूँ कि ये गारंटी है कि ये चीज ऐसे करेगा, ये प्रोडक्ट हमारा मतलब इस तरीके से काम आएगा आपके लिए। और provided that where a defense is raised to that effect that the guarantee is based on adequate and scientific justification। अब कोई पर्टिकुलर पर्सन ने अगर यहाँ पे डिफेंस रेज किया कि हमारे प्रोडक्ट को जो हमने गारंटी बताई थी वो एडुकेट एंड साइंटिफिक जस्टिफिकेशन के साथ ही बोला था। मतलब सपोज करिए अगर मैंने कोई फूड को बेचा, मैंने बोला कि ये मेरा फूड है, इसमें अगर आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो ये फुलफिल करेगी, गारंटीड है, इसको आपको सिर्फ इतने टाइम, इतने दिन तक कंज्यूम करना है और खत्म हो जाएगा ये सारा जो भी आपका प्रॉब्लम है या डेफिशिएंसी है। अब क्या हुआ कि अगर किसी ने इस बारे में डिफेंस रेज किया कि हमने जो अपने प्रोडक्ट के बारे में गारंटी दी थी वो एडुकेट एंड साइंटिफिक जस्टिफिकेशन के साथ दी गई थी, तो जो बर्डन प्रूफ होगा डिफेंस करने का वो उस पर्सन के ऊपर ही होगा जो यहाँ पे रेस कर रहा था वो डिफेंस। मतलब जो पर्सन यहाँ पे बोल रहा था कि नहीं मेरे प्रोडक्ट में तो जो एडुकेट एंड साइंटिफिक जस्टिफिकेशन है उसी के साथ मैंने यहाँ पे गारंटी दी है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को ही प्रूव करना पड़ेगा जो ये गारंटी दे रहा था या उसकी डिफेंस ले रहा है। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।